हेलो गाइस, तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि रेडंडेंसी क्या है, एंट्रोपी क्या है शैनन एंड वीवर के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। तो गाइस इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आज। तो मैथमेटिकल मॉडल या फिर इंफॉर्मेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये जो लेसन होने जा रहा है न सिर्फ आपके पेपर 2 के लिए बल्कि पेपर 1 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। कम्युनिकेशन मॉडल क्या है और इस मॉडल के क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी के जो नॉइज़ हैं, जिसको टेक्निकल नॉइज़, सेमेंटिक नॉइज़ और इफेक्ट नॉइज़ बोलते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। रिडंडेंसी और एंट्रोपी के बारे में चर्चा करूँगा और हम पूरा ओवरव्यू डिटेल डिस्कशन करेंगे हम जो 1949 का शैनन वीवर का मॉडल है उसके बारे में। तो गाइस बने रहिए, मैं हूं सत्यम, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल सैन एकेडमी पे। गाइस मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में JRF क्वालिफाई किया हुआ है और मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो पेपर 1 के हों चाहे वो पेपर 2 के हो, और स्पेसिफिकली ये चैनल जो है वो पेपर 2 के लिए बनाया गया है, लेकिन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पेपर 1 में भी पढ़ते हैं। तो डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल को और आपको एक एक चीज़ पूरी बारीकी से मैं बताऊंगा। और आपको पता होगा कि कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड थियरी अनेकों बार आप पढ़ लेते हैं, फिर भी आपको जब MCQ और PYQ करना होता है तो आपका दिमाग घूम जाता है, यानी आप स्टक कर जाते हैं और वो आंसर जो आप क्लिक करते हैं वो गलत हो जाता है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक टॉपिक क्लियर करके बताऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसको कर पाएँ और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएँ। तो गाइस बने रहिए वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इसमें हम PYQ भी करेंगे, जो MCQ कुछ करेंगे वो आप कर पाएँ और इसको एविडेंस के तौर पे ले पाएँ कि जो भी स्टडी मटेरियल मैंने दिया है वो ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, वो क्वालिटीफुल है या नहीं है। तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। ये हम देख रहे हैं कि मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो गाइज इसको जैसे आपने यहाँ पे देखा है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो मॉडल है इसको शैनन एंड वीवर ने 1949 में, आप यहाँ पे देखेंगे शैनन एंड वीवर ने 1949 में इस मॉडल को प्रोपाउंड किया था। और इस मॉडल का जो नाम है इसको कई नामों से जानते हैं। इसको जानते हैं हम मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको इंफॉर्मेशन थियरी का मॉडल भी कहते हैं। तो गाइज बने रहें इस वीडियो में और हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो गाइज यहाँ पे लिखा है कि जो ये मॉडल था ये इंस्पायर्ड मॉडल है, इंस्पायर्ड बाय सिस्टम थियरी एंड साइबरनेटिक्स इन 1949। शैनन एंड वीवर जो होते हैं फॉर्मुलेट करते हैं इस थियरी को। तो गाइज हम देखते हैं कि इस फॉर्मुलेशन में वो क्या लेके आते हैं नया कंसेप्ट, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। इस जो थियरी है ये इंस्पायर्ड बाय सिस्टम थियरी एंड साइबरनेटिक थियरी, ये डिटेल में हम कोर्स करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप बने रहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि शैनन वीवर का जो ईयर है आप लोगों को ये भी याद रखना है। 1949 का जो ईयर यहाँ पे लिखा है इसको आप याद रखेंगे। इन्होंने 1949 में ये मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है जी? मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है गाइज, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि पहला जो ये मॉडल डेवलप किया गया था शैनन वीवर के द्वारा, तो ये मॉडल जो था ये टेक्निकल मॉडल था। यहाँ पे क्या लिखा है? ये टेक्निकल मॉडल था गाइज। बाद में क्या हुआ? लेटर इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अप्लाइड फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन एज वेल, यानी हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं इस पे भी ये थियरी और ये मॉडल अप्लाई हुआ। तो गाइज हम देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। आगे यही लिखा है
कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन इज व्यूड एज अ मेजर ऑफ द एंट्रोपी और अनसर्टेनिटी इन अ सिस्टम। ठीक है, अब एंट्रोपी का क्या मतलब है, नॉइज का क्या मतलब है, इसको हम पढ़ेंगे। पहले मॉडल को देख लेते हैं। मॉडल में देखेंगे गाइज कि पहला जो इसमें कंपोनेंट है इस मॉडल का वो है सेंडर, दूसरा है ये इनकोडर, तीसरा चैनल और यहीं पे नॉइज है, और फिर चौथा जो कंपोनेंट है वो डिकोडर है। यहाँ पे आर छूट गया है, आप इसको लिख लेंगे अपने नोटबुक में। और जो पांचवा कंपोनेंट है वो रिसीवर का कंपोनेंट है। तो गाइज हम देखते हैं इनिशियली जो इनके मॉडल में कंपोनेंट थे, शैनन वीवर के मॉडल में वो कितने कंपोनेंट थे जी, वो 5 कंपोनेंट थे। लेकिन जो ये फीडबैक है ये बाद में ऐड किया गया। तो इनिशियली जो इसके बोला जाए कि शैनन वीवर का मॉडल किस तरीके का मॉडल है, क्या लीनियर है या फिर वो इंटरेक्टिव मॉडल है। लीनियर का मतलब सीधा एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो मॉडल है ये वन वे कम्युनिकेशन ही है, और इसमें कितने 1 2 3 4 5 है ना, इसमें 5 कंपोनेंट हैं कम्युनिकेशन के। तो गाइज इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि शैनन एंड वीवर फाइंड फैक्टर विच अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉल्ड नॉइज। तो पहली बार इन्होंने नॉइज का कंसेप्ट अपने कम्युनिकेशन में इंक्लूड किया था शैनन वीवर ने। और नॉइज को ये क्या बोलते हैं, नॉइज को बोलते हैं प्रॉब्लम्स। तो ये जो नॉइज है यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे ये क्या लिखा है कि नॉइज जो है, नॉइज वो क्या है, इंटरप्शन है। इंटरप्शन वाइल मैसेज इज ऑन द वे, है ना। अब जब एक जगह से सेंडर मैसेज रिसीवर को सेंड करता है तो बीच में जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, इंटरप्शंस आते हैं, उसको क्या कहते हैं, शैनन वीवर बोलते हैं कि ये नॉइज है। अब गाइज हम देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉइज। पहला तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। हम देख रहे हैं कि इंटरनल नॉइज हैपन व्हेन अ सेंडर मेक्स अ मिस्टेक्स इन इनकोडिंग। जब सेंडर इनकोड कर रहा होता है अपने आइडिया, अपने थॉट या अपने ओपिनियन को किसी पर्टिकुलर साइन या फिर किसी लैंग्वेज में, ताकि वो अपनी बात रिसीवर तक पहुंचा सके, तो उस इनकोडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या बोलेंगे, वो इंटरनल नॉइज है। जैसे आप कोई लेटर लिख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो बोलने में हकलाना या फिर कुछ एनंसिएशन करना, या फिर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसमें मिस स्पेलिंग कर देना या फिर कुछ गलत लिख देना, सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छे तरीके से नहीं करना, ये इंटरनल नॉइज है गाइज। अब हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल नॉइज क्या है। एक्सटर्नल नॉइज का मतलब है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और सपोज करिए कि आप दूसरे साइड से जा रहे हैं, आपका फ्रेंड आ रहा है, रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही हैं, तो आप लेफ्ट साइड में हैं, वो अपने लेफ्ट साइड में है, यानी वो राइट साइड में है आपके, तो वो कुछ बोलेंगे और गाड़ियों की आवाज़ जा रही है तो वहाँ पे नॉइज होगा, वहाँ पे शोर होगा। तो इस तरीके के नॉइज को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के नॉइज को हम बोलते हैं गाइज एक्सटर्नल नॉइज। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो नॉइज जो बताया था उन्होंने, शैनन वीवर ने, वो अपने कम्युनिकेशन मॉडल में, जिसको हम मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो इसमें उन्होंने 3 लेवल बताए थे नॉइज के या फिर प्रॉब्लम के। तो हम देखते हैं कि पहला जो लेवल है वो चैनल का नॉइज है। चैनल है ना, यानी ये टेक्निकल नॉइज इसको बोलते हैं हम। ये प्रॉब्लम की स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप लोग इसको सुधार लेंगे। ये पहला नॉइज है चैनल का नॉइज, दूसरा जो है वो सिमेंटिक नॉइज, और तीसरा जो नॉइज है हम देखेंगे यहाँ पे, तीसरा नॉइज यहाँ पे कल्टीवेट, ये क्या लिखा है जी, ये लिखा है इफेक्टिवनेस नॉइज। तो इफेक्टिव नॉइज को हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा है गाइज। एक एक करके इसको समझते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप बने रहेंगे क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और एग्जाम में बहुत ही आपको पूछे जाते हैं, यहीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी टेक्निकल लेवल पे प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया तो बीच में नेटवर्क चला जाता है, तो ये कुछ टेक्निकल नॉइज है। ये मीडियम नॉइज भी बोलते हैं इसको। जैसे टेलीविज़न आप देखते हैं, मास कम्युनिकेशन के जब हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो टेलीविज़न का जब सिग्नल कभी कभी चले जाना, ये क्या होता है, ये टेक्निकल नॉइज है। सिमेंटिक नॉइज क्या है कि मैसेज जो डिलीवर किया जा रहा है
सेंडर की तरफ से, वो मैसेज सही तरीके से यदि कंसीडर या परसीव कर लिया जाए तो नॉइज नहीं रहता। लेकिन यदि परसेप्शन में, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक नॉइज। और ये जो नॉइज है ये लेवल बी का नॉइज है। गाइज इसको ध्यान रखेंगे, लेवल बी का जो नॉइज है उसको हम सिमेंटिक नॉइज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम्स अगर लिखा क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो सिमेंटिक प्रॉब्लम जो है वो कब अकर होता है, वो अकर होता है जब मैसेज इज मिसअंडरस्टूड or the receiver does not understand the message because the communicator may use difficult words, unknown terminology। सपोज करिए कुछ सेंडर ने कुछ ऐसा शब्द लिख दिया है या ऐसा शब्द बोल दिया है जो आपके समझ से बाहर है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं या फिर मिसअंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो ऐसे नॉइज को हम सिमेंटिक नॉइज बोलते हैं। गाइज तो एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया है, यहाँ पे हम देखते हैं, लिखा है सिमेंटिक नॉइज इज कंसर्न विद द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ, कैसा, किसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी जी, अगर मैसेज की इसकी जो इसका जो आंसर है ये वो आंसर है ये सी को, सॉरी डी, इसका आंसर क्या है जी गाइज, इसका आंसर जो है वो डी वाला ऑप्शन सही है, मैसेज। अगर आपने मैसेज को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक का मतलब है समझने बूझने से रिलेटेड ऐसा कोई प्रॉब्लम, उसको हम सिमेंटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। गाइज लेवल सी का जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम, यानी वो मैसेज जो आप समझ पाए हैं क्या वो इफेक्टिवली आप समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, उस मैसेज का इम्पैक्ट उसी तरीके से रहा है या नहीं रहा है जिस तरीके से सेंडर चाहता है। सपोज करिए मैंने आपको कहा कि आपको जो भी मैं बातें बता रहा हूँ आपको इसको पेन डाउन करना है, आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। तो आपने सुन लिया, समझ तो लिया, समझना अगर अच्छे तरीके से समझ लिया तो वो सिमेंटिक नॉइज वहाँ पे नहीं हुआ। अगर अच्छे तरीके से उसको समझा ही नहीं तो तब तो सिमेंटिक नॉइज, लेकिन समझ के भी आप पे उसका इफेक्ट नहीं हुआ, आप पेन डाउन नहीं किए, उसको नोट डाउन नहीं किए, तो इसको हम बोलेंगे इफेक्टिवनेस नॉइज। यानी मैं अच्छे तरीके से शायद आपको नहीं समझा पाया कि ये मटेरियल कितना इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इफ़ेक्टिवली अगर मैं नहीं, सपोज करिए मेरे में हो सकता है गलती हो तो मैं नहीं समझा पाया, तो ये इफेक्ट का नॉइज समझ में आता। समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। समझाने का मतलब ये नहीं है कि वो मिसअंडरस्टैंडेबली उसको आप समझ नहीं पाए हैं। समझ रहे हैं गाइज? अब हम देख रहे हैं, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी देखते हैं। हाँ, इसके पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है इन शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लेवल सी डील विद द, किससे डील करता है लेवल सी? तो हम अभी देख चुके हैं लेवल सी इफेक्टिवनेस वाले प्रॉब्लम से डील करता है। ठीक है जी, तो गाइज ये क्वेश्चन का आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हेन कम्युनिकेशन इज स्टडीड द नंबर ऑफ लेवल ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाय द कम्युनिकेशन शैनन एंड वीवर आर, यानी शैनन वीवर ने जितने भी लेवल ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हैं वो कितने हैं जी? आप बताएंगे। इस वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं आपको बता देता हूं। तो 3 लेवल हमने देखे हैं अभी। पहला लेवल क्या था जी? टेक्निकल नॉइज या फिर चैनल का नॉइज, और दूसरा लेवल सिमेंटिक, और तीसरा जो था अभी हमने पढ़े हैं इफेक्टिवनेस नॉइज। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, आप बने रहें। और कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो जाए। आगे हम देख रहे हैं कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज कैसा है? क्या वो मॉड्यूलर है या सर्कुलर है ना? या फिर सर्कुलर मतलब इंटरेक्टिव है या फिर लीनियर है, वन वे है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन शैनन एंड वीवर का है। इसको मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मटेरियल है। आपको ऐसा मटेरियल बहुत कम ही मिलेगा, तो आप इसको
देखते रहें और ऐसे वीडियोज अगर आपको और भी चाहिए किसी दूसरे कम्युनिकेशन मॉडल पे तो मुझे बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिर हम देख रहे हैं कि एक्चुअली द फीडबैक जो था, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये मॉडल लीनियर है, लेकिन बाद में इस मॉडल में फीडबैक ऐड किया जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि ये फीडबैक जो है वो ओरिजिनली इस मॉडल में नहीं था, लेकिन बाद में रॉबर्ट वेनर ने जो, अब हम देखेंगे कि गाइस ये जो शैनन वीवर का मॉडल है, यहाँ पे आप 1948 देख रहे हैं, तो प्रोपाउंड इन्होंने जो किया था, लेकिन पब्लिश जो 49 में किया था इस मॉडल के बारे में शैनन वीवर में, तो इस मॉडल को 1949 का मॉडल माना जाता है ना। तो 1949 में इन्होंने ओरिजिनली, या फिर बोल लें 1948 में इन्होंने ओरिजिनली इनने फीडबैक नहीं दिया था। बाद में रॉबर्ट एंड वेनर ने अराउंड 1954 में, 1954 के करीब में इन्होंने, रॉबर्ट वेनर ने फीडबैक इंक्लूड किया। क्या इंक्लूड किया जी? इस मॉडल में फीडबैक भी डाला। तो अब ये मॉडल जब आप देखेंगे यहाँ पे, मैं नीचे मॉडल दिखा देता हूँ आप लोगों को, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मॉडल अभी हम देख रहे थे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर, और लास्ट में ये जो फीडबैक दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ये रॉबर्ट वेनर ने कब 1954 के अराउंड में इस मॉडल में इंक्लूड किया था। तो चलिए गाइज अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड, इस कम्युनिकेशन मॉडल से रिलेटेड, वो है, एक तो है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या है? एंट्रोपी का मतलब है कि एंट्रोपी रेफर्स टू मैसेजेस विच कन्वे हाईली अनप्रिडिक्टेबल इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। अब भाई अनप्रिडिक्टेबल इंफॉर्मेशन कैसे होता है? सपोज करिए आप मास कम्युनिकेशन के हैं या आप सोशोलॉजी से हैं और इंजीनियर एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, या फिर ये जो एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो होता है वो सपोज करिए वो क्या बोलता है, वो कंपाइलर का नाम लेता है और आप कंपाइलर का मतलब नहीं समझ पाते हैं सपोज करिए इजीली, तो वहाँ पे एंट्रोपी है। यहाँ पे क्या है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है वो क्या है। या फिर मैं गेट कीपिंग शब्द यूज करता हूँ। गेट कीपर का मतलब है कि न्यूज़ को फिल्टर किया जाना एडिटर के द्वारा। लेकिन जब हम मास कम्युनिकेशन के लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका भी मास कम्युनिकेशन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है तब तो आप समझ पाएंगे कि ये गेट कीपिंग का क्या मतलब है। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति गेट कीपर का मतलब दूसरे तरीके से क्या करेंगे, वो निकालेंगे, तो वहाँ पे कॉमननेस नहीं है मेरे सेंडर के मैसेज में और रिसीवर के अंडरस्टैंडिंग में कॉमननेस नहीं है, तो एंट्रोपी होता है, यानी एक तरीके का ये प्रॉब्लम है। रिडंडेंसी क्या है? रिडंडेंसी गाइज ये है कि एक कॉमननेस होना चाहिए, और एंट्रोपी के जस्ट अपोजिट है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है कि मैसेज विच कन्वे हाईली प्रेडिक्टेबल इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर, यानी रिसीवर जो सेंडर क्या कह रहा है, रिसीवर उसको प्रेडिक्ट कर पाता है, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पाता है, तो इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है कि हाईली प्रेडिक्टेबल इंफॉर्मेशन। सपोज करिए मैं कहीं जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, दोस्त को जब भी मिलूँगा तो बोलूँगा हेलो हेलो हाउ आर यू। आप भी किसी से मिलेंगे तो बड़ों से मिलेंगे तो प्रणाम नमस्ते बोलेंगे। तो ये जो वो पहले जानते हैं कि जब भी आप मिलेंगे बड़े हैं तो आप उनके पैर छुएंगे या फिर नमस्ते बोलेंगे, तो ये पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या फिर जब भी हम कहीं किसी दूसरे से मिल के विदा लेना होता है तो हम क्या बोलते हैं, बाय सी यू, ऐसे करके बोलते हैं, हम फिर मिलेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें जो होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी होती हैं, इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। गाइज ये रिडंडेंसी है, ये जो रॉमन जैकबसन का एक कम्युनिकेशन थियरी है उस वहीं से लिया गया है। तो आप अगर बोलेंगे कि रोमन जैकबसन का क्या कम्युनिकेशन के यानी लैंग्वेज के फंक्शंस हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो आप उसको पढ़ लेंगे। अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। फिर हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन एक करते हैं कि व्हेन कोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट मीनिंगफुली शेयर इट लीड्स टू, यानी कम्युनिकेशन के कोड्स यानी आप बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर लिख के कर रहे हैं, तो वो
अच्छे तरीके से मीनिंगफुली शेयर नहीं किया जा रहा है तो उसको कौन सा नॉइज बोलेंगे। एक और क्वेश्चन हम जाते जाते कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीमेंटिक नॉइज, है ना गाइज। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप लोग इसको देख लें पूरा अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसको कर लें और इसका आंसर मुझे आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है ना गाइज। तो फिर देखते हैं, हालांकि इसको मैंने बताने की कोशिश करी है, फिर भी आप इसको करें और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है गाइज। तो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन हालांकि इजी है। व्हेन कम्युनिकेशन इज स्टडी द नंबर ऑफ लेवल ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाय द शैनन वीवर, कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम है, तो इसको आप कर पाएँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है एग्जाम में। तो गाइज देखते रहें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइज थैंक यू।